साधारण ब्याज के बाद आज हम चर्चा करें चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज असल में ही साधारण ब्याज ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर हम साधारण ब्याज को हर बार मूलधन में जोड़ते जाएं, फिर नया ब्याज निकालते जाएं, फिर मूलधन में नया जोड़ दें, फिर नया उसका ब्याज निकालें, तो वो जो ब्याज नजर आएगा वो कौन सा ब्याज नजर आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज नजर आएगा। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज को मान लीजिए हमें कहा गया 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हम पहले साल का साधारण ब्याज निकाल लें, फिर मूलधन को साधारण ब्याज में जोड़ दें, नया मूलधन बना लें, उसका साधारण ब्याज निकाल लें, फिर उस ब्याज को मूलधन में जोड़ दें, नया मूलधन बना लें और फिर उसका साधारण ब्याज निकाल लें। तो जो साधारण ब्याज तीसरा साल के एंड में जो साधारण ब्याज आएगा, यानी कि तीनों सालों का जो जोड़ करेंगे अपन लोग, अब जो साधारण ब्याज आएगा वह 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज जो चक्र दर चक्र वृद्धि करता जाता है, अर्थात पहले चक्र के अंदर जो ब्याज था अगले चक्र में या अगले समय के लिए जो ब्याज होगा वो उससे थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा? क्योंकि जो धन था उसका ब्याज तो उतना ही रहेगा, लेकिन वो ब्याज अगले राउंड के लिए खुद मूलधन और बन जाएगा। तो हमें उस ब्याज के ऊपर भी क्या देना होगा? ब्याज देना होगा। अर्थात उस मूलधन का ब्याज तो वही रहेगा, लेकिन जब ब्याज पर ब्याज अपन लोग देंगे तो वह थोड़ा अतिरिक्त होता जाएगा हर बार। तो हर राउंड में, हर चक्र के लिए, हर समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से बढ़ता जाएगा। तो वह ब्याज जो चक्र दर चक्र वृद्धि करता जाए चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अपन लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला याद करते हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। अगर 1 वर्ष है तो 1 बार लगाएंगे, 2 वर्ष है तो 2 बार लगाएंगे, 5 वर्ष है तो 5 बार लगाएंगे। सामान्यतः हमें जो गणना करनी पड़ती है वो अधिकतम समय 3 के लिए करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा जो प्रश्नों की कठिनता का जो स्तर रहता है वो सेकेंडरी स्तर रहता है, और सेकेंडरी स्तर में अधिकतम पावर 3 तक की बात की गई है। तो हमें सामान्यतः समय की गणना 3 तक का समय हो। अगर वार्षिक दर है तो 3 बार 3 वर्ष के लिए, अर्धवार्षिक दर होगी तो 1.5 से 2 वर्ष के बीच की बात करेंगे, और अगर त्रैमासिक दर होगी तो 9 माह से 12 माह के बीच का सिस्टम रहेगा। चक्रवृद्धि मिश्रधन हमें मिल जाएगा, और हमें अगर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है जिसे बोलते हैं CI, तो वो चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन को घटाने से प्राप्त होगा। सामान्यतः हम लोग कहीं अगर फॉर्मूला पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणा, हम यहां पे सीधी वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे 110/100 गुणा 110/100, और मूलधन की जगह भी हम लोग 10,000 लिख लेते हैं। अब माइनस हमें क्या करना है? 10,000, क्यों? नियमानुसार मूलधन घटाना है चक्रवृद्धि मिश्रधन में से। हमारा क्या होता है कि लगभग फ्लो जो पर बैठा होता है वो यहां से इधर वाली जीरो काटने पे बैठा होता है। अगर हमने लिख रखी है और त्रुटिवश जल्दबाजी में हमने इन 4 जीरो से अगर ये 4 जीरो काट दी तो यूं मान लीजिएगा कि हमारा सवाल सारा का सारा सही होने के बावजूद भी गलत हो जाएगा। तो हमने ऐसा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि जो भी हमारे पास मिश्रधन आएगा उसमें से मूलधन घटा के ब्याज तो हम जब मर्जी पता कर लेंगे, वो हमारी सही को ही काम करेगी कि ये हमारा मिश्रधन है, ब्याज 10,000 था तो जो भी मिश्रधन है उसमें से 10,000 घटा दीजिए, 5,000 था तो 5,000 घटा दीजिए। कुछ 2-4 छोटी छोटी बातों की चर्चा अगर आपके साथ शेयर करूं तो प्रथम चक्र के लिए या प्रथम वर्ष के लिए SI यानी कि साधारण ब्याज और CI चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, हमेशा
समान होता है पहले राउंड के लिए। अब पहला राउंड अगर 1 साल का है तो 1 साल के लिए, और अगर पहला राउंड 6 महीने का है तो फिर 6 महीने के लिए, अगर 3 महीने का है तो 3 महीने के लिए। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा समान होता है। दूसरी बात अगर नोट करें अपन लोग, अगर हमें पहले वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन पता है, अगर हमें पहले वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन पता है और हम उसका अंतिम मान ज्ञात करते हैं, कौन सा मान? अंतिम मान। अंतिम मान का सूत्र क्या होता है? प्रारंभिक मान इंटू, है ना, 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी बटा में 100। अगर ये सूत्र लगाकर हम लोग अंतिम मान ज्ञात करते हैं, अगर चक्रवृद्धि मिश्रधन हमें पता है और उसका अंतिम मान ज्ञात करेंगे तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन आ जाएगा। उसका अगर अंतिम मान ज्ञात करेंगे तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन आ जाएगा। उसका अंतिम मान ज्ञात करेंगे तो चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन आ जाएगा। और अगर चौथे वर्ष का मान चक्रवृद्धि मिश्रधन हमें पता है केवल चौथे अकेले वर्ष का, अगर उसका प्रारंभिक ज्ञात करेंगे तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन, उसका प्रारंभिक ज्ञात करेंगे तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन, उसका प्रारंभिक ज्ञात करेंगे तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि यदि प्रथम वर्ष का CA क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात है तथा उसका अंतिम मान ज्ञात किया जाए तो द्वितीय वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार आगे भी चलता रहता है। दूसरा, इसका उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं। यदि हमें पहले वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन पता है और हम उसका कौन सा मान ज्ञात कर रहे हैं? अंतिम मान ज्ञात कर रहे हैं, तो हमें पहले का अंतिम कौन होता है? दूसरा। दूसरे का अंतिम कौन होता है? तीसरा। तीसरे का अंतिम कौन होता है? चौथा। तो हमें अंतिम मान ज्ञात कर रहे हैं तो हमें दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन प्राप्त होगा, और उसका अंतिम मान ज्ञात करेंगे तो तीसरे वर्ष का अंतिम मान, और उसका अंतिम मान ज्ञात करेंगे तो चौथे वर्ष का मिश्रधन प्राप्त होगा। और उल्टा चलेंगे तो प्रारंभिक प्राप्त होता जाएगा। जैसे चौथे का प्रारंभिक, तीसरे का मिश्रधन, तीसरे का प्रारंभिक, दूसरे का मिश्रधन, दूसरे का प्रारंभिक, पहले का मिश्रधन, और पहले का प्रारंभिक मूलधन, पहले का प्रारंभिक मूलधन। इस तरह से हमें मिलता जाएगा। जो बात चक्रवृद्धि मिश्रधन पे लागू होती है वही बात चक्रवृद्धि ब्याज पर भी लागू होती है। यदि प्रथम वर्ष का CI ज्ञात है तथा उसका अंतिम मान ज्ञात किया जाए तो द्वितीय वर्ष का क्या प्राप्त हो जाएगा? CI प्राप्त हो जाएगा। हो जाएगा। सेम प्रोसेस आगे भी चलना है। जैसे कि हमें पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया गया है। मान लीजिए पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1000 रुपए है, 10% थी दर, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1000 गुना 110 बटा 100 यानी कि 1100। उसका चक्रवृद्धि जो उसका द्वितीय वर्ष का ब्याज आ गया हमारे पास,
फिर उसका अगर अंतिम ज्ञात करेंगे तो तीसरे वर्ष का ब्याज आएगा 1100 गुना 110 बटा 100 1210 रुपए। उसका चक्रवृद्धि मिश्र ज्ञात करेंगे तो 1331 रुपए। यानी कि हर बार ऐसे चलते जाएंगे, अंतिम मान ज्ञात करते जाएंगे। अगर पहले वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन हमारे पास है तो जैसे जैसे अंतिम मान ज्ञात करेंगे वैसे वैसे हमें अगले वर्षों का मिश्र धन ही प्राप्त होगा। और अगर पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता है और अंतिम मान ज्ञात करते जाते हैं तो हमें क्रमिक आने वाले वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता जाएगा। अब इसका यूज कहां किया जाएगा? बात यह कि इसका यूज कहां किया जाएगा। अब जैसे कि आपको प्रश्न दे दिया गया, अब क्या प्रश्न दिया गया? केवल अकेले चौथे वर्ष का, किसका? केवल अकेले चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, कोई एक ब्याज दे दिया गया, तो बताओ, और दर ये थी, तो बताओ मूलधन क्या था, या इस धन का साधारण ब्याज क्या होगा, या 4 सालों का चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा। देखो कई बातें पूछ ली गई। कैसे? जैसे कि मैं एक 3 साल के लिए उदाहरण ले लूं आपके सामने। यहां से देखना, 3 वर्ष का एक उदाहरण ले रहा हूं। यदि तीसरे वर्ष का, किसका? तीसरे वर्ष का CI 1331 रुपए तथा दर 10% वार्षिक हो तो तीन वर्षों का CI ज्ञात करो। तीसरे वर्ष में 3 वर्षों में फर्क होता है। तीसरे वर्ष में तो केवल अकेले तीसरे साल की बात की जा रही है, केवल अकेले तीसरे साल की बात की जा रही है। अब हमें तीसरे साल का साधारण ब्याज पता है, इसका प्रारंभिक ज्ञात करेंगे तो दूसरे का साधारण ब्याज, उसका प्रारंभिक, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज, उसका प्रारंभिक ज्ञात करेंगे तो पहले का चक्रवृद्धि ब्याज। और इस नियम से पहले का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले का साधारण ब्याज तो समान होता है। जैसे ही हमें पहले का साधारण ब्याज मिल जाएगा, हम उसको किसके बराबर रख देंगे? मूलधन बराबर 100 इंटू ब्याज बटा में दर इंटू समय। समय 1 साल का लगा देंगे और हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? मूलधन। और मूलधन से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? 3 सालों का साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। हमें मूलधन भी पूछा जा सकता है। इस तरह से ये हमारे लिए कारगर रहेगा। अब बात करता हूं कि ये प्रारंभिक और अंतिम क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, इनका फॉर्मूला क्या रहेगा। सुनिएगा, अगर हमें अंतिम मान ज्ञात करना हो तो अंतिम मान ज्ञात तभी करना होगा जब कौन सा मान दिया होगा? भाई ज्ञात तो प्रारंभिक का ही अंतिम होगा, और अगर अंतिम दिया है तो उसका प्रारंभिक ज्ञात होगा। तो प्रारंभिक मान गुणा 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी। चूंकि ब्याज में तो हमेशा क्या होती है? वृद्धि ही होती है। छूट मिलती है तो क्या होती है? कमी होती है। ब्याज लगता है तो हमेशा धन बढ़ता ही है, इसलिए वृद्धि लिखनी है बटा में 100। और अगर प्रारंभिक मान ज्ञात करना हो तो अंतिम मान गुणा 100 बटा 100 प्लस वृद्धि। अब ये फॉर्मूला याद कैसे रहेगा? फॉर्मूला में याद कैसे रहेगा? बहुत ही सिंपल है, याद हमेशा रहेगा, भूलेंगे नहीं आप लोग। हमें ज्ञात क्या करना है? अंतिम ज्ञात करना है। जब अंतिम ज्ञात करना है तो क्या देगा तभी अंतिम ज्ञात होगा? प्रारंभिक देगा तभी अंतिम ज्ञात होगा। इसका मतलब ये चीज हमें दी जाएगी, वही लिख देंगे। अंतिम ज्ञात करना है तो प्रारंभिक हमें देगा और हम लिख देंगे वो केवल। ज्ञात क्या करना है? अंतिम, तो 100 अंत में लगा देंगे। ज्ञात क्या करना है? अंतिम, तो 100 कहां लगाएंगे? ज्ञात क्या करना है? तो 100 कहां लगाएंगे? प्रारंभ में। अब बचेगा क्या? 100 प्लस वृद्धि बचेगा। तो अगर अंत में 100 आ गया तो ऊपर 100 प्लस वृद्धि आ जाएगा, और अगर प्रारंभ में 100 आ गया तो नीचे 100 प्लस वृद्धि आ जाएगा। फॉर्मूला याद। अब प्रारंभिक और अंतिम का फैसला कैसे होगा?
हम कैसे फैसला करेंगे कि ये प्रारंभिक है और ये दिया हुआ मान अंतिम है? जो समय के अकॉर्डिंग पहले आता है वो प्रारंभिक होता है और जो बाद में आता है वो अंतिम होता है। जैसे कि पहले साल का मूलधन पहले साल के मिश्र धन के मुकाबले क्या होता है? मूलधन प्रारंभिक है और मिश्र धन अंतिम है, क्योंकि मूलधन पहले होता है, मिश्र धन बाद में होता है। इसी तरह से पहले साल के मिश्र धन में और दूसरे साल के मिश्र धन में कौन प्रारंभिक है, कौन अंतिम है? पहले साल का मिश्र धन प्रारंभिक होगा और दूसरे साल का मिश्र धन अंतिम होगा। इसी प्रकार चौथे साल के ब्याज में और तीसरे साल के ब्याज में कौन प्रारंभिक होगा, कौन अंतिम होगा? तीसरे साल का ब्याज प्रारंभिक होगा और चौथे साल का ब्याज अंतिम होगा। बस ऐसे फैसला अंतिम और प्रारंभिक का हो जाएगा। हमें सामान्यतया सवाल को, जो सामान्य सवाल चलेंगे उनके अलावा जो अगर हमें मूलधन पूछ लिया जाए, डायरेक्ट चक्रवर्ती ब्याज से मूलधन बहुत कम बार निकाला जाएगा। ब्याज दे दे, चक्रवर्ती मिश्रधन दे दे, ऐसी स्थितियां दे दे तो हम लोग उसे किस में कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले प्रथम चक्र के सीआई में कन्वर्ट करेंगे, और जो प्रथम चक्र का सीआई होगा वही प्रथम चक्र का एसआई होगा। और पहले चक्र का अगर हमें साधारण ब्याज मिल गया तो मूलधन ज्ञात करना, दर ज्ञात करना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हम लोग कौन से फॉर्मूला लगा देंगे? मूलधन का फॉर्मूला साधारण ब्याज वाला लगा देंगे, दर का फॉर्मूला साधारण ब्याज वाला लगा देंगे, क्योंकि पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज हमेशा, पहले साल का मतलब हमारा किससे है? पहले चक्र से है। अब अगर पहला चक्र 1 साल का है तो पहला चक्र 1 साल का होगा, और अगर 6 महीने का है तो हमारा जो समय होगा वो 6 माह का होगा। जब हम चक्रवर्ती ब्याज की गणना करने चलेंगे तब फॉर्मूले के हिसाब से 1 प्लस दर बटे 100, ऊपर तो समय होना ही होना है, हमें इसे हल करना पड़ता है। तो हम बार बार इसके लिए समय वेस्ट नहीं करेंगे, एक बार इसको सीख लेते हैं कि ये हल कैसे होता है। देखिएगा 1 प्लस, जैसे दर हमने ली 10%, सामान्यतः देखा जाए तो ये लघुत्तम लिया जाएगा और इसका लघुत्तम कितना आएगा? 100। यहां कुछ नहीं होता तो नियम कहता है 1 लगाएंगे, 100 में 1 का भाग दिया, 1 से गुना किया 100, प्लस यानी कि 110 बटा 100, हमें ये मिलना है। हम लोग ये कैलकुलेशन बार बार नहीं करेंगे, हम लोग इसे डायरेक्ट सीखते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग साधारण चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करेंगे तो यहां हमेशा क्या आना है? 1 ही आना है। यहां अलग अलग कुछ भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, 200 भी आ सकता है, 500 भी आ सकता है, 400 भी आ सकता है, 1200 भी आ सकता है। तो यहां जो भी आए नीचे, ऊपर जो भी आए इसको ऊपर जोड़ देना है। 100 में कितने जोड़े और क्या बने? बटे 100। डायरेक्ट हल कर दिया आप लोगों ने। देखिएगा जैसे कि दर 10% थी तो यह स्थिति थी। अगर दर हमारी 12.5% आ जाए, कितनी? 12.5। 12.5 का मतलब होता है 12 सही 1 बटा, तो 12 दूनी 24, 24 और 1 25 बटा और नियम का 100। हमें इसे हल करना होगा। तो ये देखिए क्या बन गया? 200, ऊपर कितना है? 25, तो हम इसे डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 225 बटे 200। 200 ही लिखा जाएगा। जितनी मर्जी बार है, समय 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे। जैसे कि मानिएगा आपकी दर आ जाए 6.25%, कितनी आ जाए? 6.25। 6.25% का मतलब 6 सही 1 बटा 4, या 6.25 को ऐसे भी लिख सकते हैं 6.25%। ये आ जाए तो भी आप इसे 100, 6 बार पूरा पूरा 25 बटा 100 1 बटा 4, बढ़ना तो ये का यही है। देखिएगा तो 6 चौके 24, 24 और 1 25 बटे 4, तो हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस 25 बटे, और दर की वजह से क्योंकि दर प्रतिशत में थी इसलिए बटे में क्या आएगा? 100। तो ये कितना बन गया?
ऊपर क्या है, तो हम इसे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 425 बटे 400। एक तो हमारा यहां पे थोड़ा सा समय बचता जाएगा। अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन और सीखते हैं, फिर हम लोग सवालों की तरफ चलेंगे। लगभग जब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हैं तो हमें कुछ, क्योंकि समय या तो 2 वर्ष होता है और या 3 वर्ष होता है, तो कई बार हमें क्या होता है, एक जैसी संख्याओं के वर्ग करने पड़ते हैं। जैसे 2 वर्ष आ गए, इसका निश्चित रूप से जो संख्या आएगी उसको वर्ग करना पड़ेगा। तो इस तरह की संख्याएं कई बार हमें देखने को मिल जाती है। जैसे हमने कह दिया 102 का वर्ग करो, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, वर्ग को 102 को 102 से गुणा करो, यही तो बात होती है। 105 को 105 से करो, 109 को 109 से करो, 115 को 115 से करो, 125 को 125 से करो, ऐसा आ सकता है। अब ये गुणा हमें करना है। एक छोटा संख्या और ले लेते हैं अपन लोग, 103 को 103 से करो और 104 को 104 से करो। अगर आप थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आपकी गणना यहां पर कैलकुलेटर से फास्ट रहेगी। जितनी देर में आप अपने मोबाइल से कैलकुलेटर, अपने पॉकेट से मोबाइल निकालेंगे, उसका कैलकुलेटर ओपन करेंगे, लॉक ओपन करेंगे और ये बटन दबाएंगे, इतनी देर में तो आप सारे सवाल हल कर देंगे। एक नहीं बल्कि सारे, ये गुणा, इतने सारे गुणा हो जाएंगे, बहुत फास्ट होंगे। थोड़ा सा समझना है, और समझना क्या है, हम लोग इससे समझते हैं। सबसे पहले हम इसे 1 यूनिट मानेंगे, यानी कि हम इसे 2 यूनिट मानते हैं, एक तो 1 और एक है 0.5। हम इसे 2 ही तरह के अंक मानते हैं, तो ये पूरा 1 यूनिट माना जाएगा 0.5। अब हमने हमारी यूनिट में कितने अंक लिए, एक साथ जोड़ा लिया है, तो लिखा भी क्या जाएगा, जोड़ा ही लिखा जाएगा। अगर जोड़ा पूरा पूरा बनता है तो पूरा जोड़ा लिखा जाएगा। अगर जोड़े के अलावा 3 डिजिट बनते हैं तो एक हासिल चला जाएगा। और कई बार क्या होगा, जोड़े में एक ही एक अंक आएगा तो दूसरा जोड़ा बनाने के लिए क्या लगा देंगे हम लोग, 0 लगा के जोड़ा बना देंगे। जैसे 5 को 5 से गुणा किया, क्या बना, 25, पूरा जोड़ा बन गया। 15 को 15 से किया तो क्या बना, 225। हमें तो क्या लेना है, जोड़ा ही लेना है, 25। तो 2 कहां जाएगा, हासिल में चला जाएगा, आगे चला जाएगा। और अगर 3 को 3 से करते हैं तो क्या बनेगा, 9, जबकि हमें तो क्या लेना है, जोड़ा। तो उस स्थिति में आप क्या लिखेंगे, 09। बस ये ध्यान रखना है और आपके सवाल कंप्लीट। कैसे देखिएगा, पहले इनका गुणा करें, अब इन्हीं का जोड़ कर दें। लिखना जोड़ा ही है, लास्ट में सिंगल लिख सकते हैं क्योंकि लास्ट में 0 लगाने का कोई औचित्य नहीं होता। अब इनको गुणा कर दें आपस में, आंसर आ गया आपका। सौ फीसदी सही है। चेक करके देखें, बताएं मुझे क्या होगा। पहले गुना, बीच में जोड़ और लास्ट में वापस गुना, बात खत्म। चलिए 15 को 15 से किया, 225 का 2 हासिल आई हुई है, 15 और 15 और हासिल 2, एक कम। 25 को 25 से किया, 625 का 25 हासिल, 25 और 25 और हासिल, और एक कम, 1। 9 नहीं, अब जोड़ कर दे और एक कम। करें गुणा, करें जोड़, करें गुणा, करें गुणा, करें जोड़, एक कम। आंसर आ गया हमारा मन कर रहा है
कि क्या ये सेम डिजिट होंगे, एक एक ही होगा तो ही होगा, या 2 आ जाए तो भी होगा, 3 आ जाए तो भी होगा। स्टार्टिंग में देखते हैं, जैसे कि सवाल आ गया हमारा 203 को 203 से, 507 को 507 से, 904 को 904 से, 415 को 415 से, 512 को 512 से, और कितने अभ्यास हो जाएगा हमारा अच्छा खासा। क्या ये हो सकते हैं? देखते हैं इसमें क्या होगा। आप जानते हैं कि 3 भाग होते हैं हमारे। पहले भाग में क्या लिखते हैं, लास्ट में, बीच में क्या लिखते हैं, और लास्ट में वापस क्या लिखते हैं। इतना काम करते हैं अपन लोग। तो इसका पहला और तीसरा भाग हर एक का सेम रहेगा, जिस तरह से पहले करते आए थे वही करते आएंगे। दूसरे भाग में थोड़ा सा परिवर्तन करना है। पहला भाग इसका क्या बनेगा, 0-9, क्लियर। और आखिर यहां क्या बनना है, 4 बनना है। अगर हासिल आ गई तो 5 या 6 होगा, नहीं तो 4 ही रहेगा। वो डिपेंड करेगा इस पर, अगर हासिल बनती है तो। अब बीच में क्या आना है देखिएगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ये और ये जोड़ रहे थे। असल में हम जोड़ नहीं रहे थे, हम कर गुणा ही रहे थे। हम क्या कर रहे थे, इसको इससे और इसको इससे गुणा कर रहे थे। देखो 2 एकम 2 एकम कितने हो गए टोटल, ये रहे। 9 एकम 9 एकम टोटल कितने हुए, ये रहे। 25 एकम 25 एकम टोटल, और हासिल 56, ये रहा। असल में हमने क्रॉस गुणा ही किया है। असल में हमने सारे सवाल में करना क्या है, गुणा ही करना है। पहले सीधा गुणा करना है, फिर क्रॉस गुणा करना है, और वापिस सीधा गुणा करना है। 3 ही तो काम करने थे। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो कितने एलिमेंट मिलेंगे हमें, 2 मिलेंगे। तो उन दोनों का क्या करना होगा, जोड़ करना होगा। तो यहां भी यही काम करेंगे। बोलो क्या किया, 9, 3 दुए और 3 दुए टोटल, और 2 दुए 412, 0, 9। चलिए 49, 35 और 35, 70, 25 करें। 16, 72, 81 करें। 225 का हासिल 60 और 60, 120 और 2, फिर हासिल 4 और 4, 16 और 1, 17। 12 इंटू 12 हासिल 12 पंजे 60 और 60 और 1, फिर हासिल 25 और 1, हो गया गुणा। मन कर रहा है कि क्या सेम डिजिट होंगे या अलग अलग से भी हो जाएगा, ऊपर कुछ और हो नीचे कुछ और हो, तो क्या ऐसा हो सकता है गुना। इच्छाएं तो बढ़ती है, होता है कि नहीं होता है। पहले आदमी सोचता है भी मेरे पास इतना पैसा आ जाए मैं बाइक ले आऊं। जब भगवान उसकी वो इच्छा पूरी कर देता है, बाइक आ जाता है, तो फिर उसकी इच्छाएं बढ़ जाती है कि यार बाइक तो आ गया, अब अगर छोटी मोटी कोई 4 व्हीलर आ जाए तो ज्यादा बेस्ट है। अब छोटा बड़ा 4 व्हीलर आ जाए तो सोचते हैं कि फिर यार थोड़ा सा लग्जरी 4 व्हीलर हो तो और ही बढ़िया, थोड़ा बना आरामदायक जीवन चाहिए। यूं इच्छाएं बढ़ती जाती है। तो चलिए चलते हैं, भगवान जब इच्छा पूरी करे तो हमें करना क्या है। यहां 203 लिख दिया, यहां पे 705 लिख दिया, यहां पे 312 लिख दिया, यहां पे 402 लिख दिया। कुछ भी लिए उल्टे सीधे ले लिए हमने। कोई ना तो ये देखा भी ये छोटा होना चाहिए ना ये बड़ा होना चाहिए, हमने तो सिंपल लिखा है। 506, 815, 312, 403, 215, 608 लिख लिया अपन ने। करने का प्रयास करते हैं गुना, क्या आपका सेट बैठ जाए।
या बैठ ही जाएगा? बैठ जाएगा। 5 तिये 15, 10 और 21, 7 दुए 14, 12 दुए 12 चौके 48 और 6, 4 तिये, जोड़ तो अपने आप ही सीखना होगा, मैं नहीं सिखा सकता। 15 छिक्के 90, 15 पंजे 75 और 48। कर लीजिए, ज्यादा समस्याएं आ रही है तो। 23, 8 पंजे 40 और 1, 12 तिये 12 चौके 48 और 9 और 4 तिये 15 8 120, बच गया 1, 15 छिक्के 90 और 16 106 और 1 107, फिर बच गया 1, 12 और 1 13। अब हम साधारण चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रश्न, कुछ बेसिक टाइप्स की चर्चा करेंगे। अब हम पहले टाइप की चर्चा करेंगे। हमें पहले टाइप में किस तरह के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं? टाइप फर्स्ट, हमारे पास एक मूलधन होगा, दर होगी, समय होगा, या तो हमसे CI पूछेगा और या हमसे CA पूछेगा। चक्रवर्ती मिश्र धन, अगर ऐसे लिखूं तो चक्रवर्ती ब्याज और चक्रवर्ती मिश्र धन, इन दोनों में से जो मर्जी पूछ ले। ज्ञात तो पहले मिश्र धन ही करना है और बाद में से उसमें से मूलधन घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? ब्याज मिल जाएगा। ओके, इसके साथ साथ हमें क्या एक चीज और प्रोवाइड करवाई जाएगी? शर्त। अब ये शर्त क्या चीज होती है? कई प्रश्नों में हमें शर्त देखने को मिलेगी, कई प्रश्नों में शर्त देखने को नहीं मिलेगी। अब ये शर्त होती क्या है पहले ये समझ ले, क्योंकि बाकी तो आप साधारण ब्याज में समझ के आ चुके हैं। जैसे कि हम बात करें मूलधन 10,000 रुपए, दर 10%, समय हमने कितना ले लिया? मान लीजिए हमें दोनों ही पता करने हैं। अब ये हमारे लिए एक नई चीज आ गई कि शर्त क्या है। हम शर्त लिख लेते हैं क्या? वार्षिक। हमारा पहला टाइप ही यही होगा। हमारे पहले टाइप में क्या क्या शर्तें हैं, कंडीशंस हैं? एक तो शर्त वार्षिक होगी और एक दर और समय पूरे पूरे होंगे। दर बटे में नहीं होगी, पॉइंट में नहीं होगी, समय वर्षों में होगा, केवल माह में नहीं होगा। पूरे पूरे लिए हमने पहला टाइप है, उसमें क्या है? क्योंकि शर्त वार्षिक तो कई देर तक चलेगी, 4-5 टाइप तक चलेगी हमारे साथ, ये शर्त वार्षिक ही रहेगी। लेकिन उसमें भी पहले टाइप में क्या है? दर और समय पूरे पूरे लिए। अगली बार क्या करेंगे? दर पॉइंट में या बटे में ले जाएंगे, समय फिर पूरा रखेंगे। तीसरे टाइप में क्या करेंगे? दर तो वापिस पूरी कर देंगे लेकिन समय अधूरा कर देंगे। और चौथे टाइप में क्या कर देंगे? दर और समय दोनों ही अधूरे कर देंगे। यानी कि स्टेप बाय स्टेप अगर अपन लोग समझेंगे तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब तक सबकी शर्त क्या रहेगी? वार्षिक। अब ये शर्त क्या है? ये शर्त जो होती है वो होती है ब्याज गणना कब हो रही है। शर्त का मतलब है कि ब्याज की गणना कितने टाइम बाद हो रही है, क्योंकि ब्याज की गणना 3 तरह से हुआ करती है: वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक। ब्याज की गणना वार्षिक होने का अभिप्राय यह होता है कि ब्याज साल में एक बार कैलकुलेट किया जाता है। अब वो कंडीशन कोई भी हो सकती है, मार्च टू मार्च हो सकता है, दिसंबर टू दिसंबर हो सकता है, जनवरी टू जनवरी हो सकता है, जून टू जून हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अर्धवार्षिक शर्त, 6 माही शर्त का मतलब होता है ब्याज साल में 2 बार कैलकुलेट किया जाएगा। अगर मार्च है तो सितंबर में होगा, 31 मार्च 30 सितंबर, या 31 दिसंबर और 30 जून। 12वें और 6ठे महीने में, तीसरे और 9वें महीने में इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। हर 6 महीने बाद होता है।
त्रैमासिक शर्त होने से अभिप्राय होता है कि हर 3 महीने बाद, यानी कि साल में कितनी बार ब्याज की गणना होती है? 4 बार ब्याज की गणना होगी। अगर मार्च में हो गया तो उसके बाद जून में, छठे महीने में, उसके बाद सितंबर में 30 सितंबर को, उसके बाद 31 दिसंबर को। हर 3 महीने बाद ब्याज की गणना हो जाएगी। वो होता है हमारा शर्त। सारा खेल डिपेंड करेगा इस पर हमारा। इसी के हिसाब से हमें दर और इसी के हिसाब से समय कन्वर्ट करना पड़ता है। जब शर्त वार्षिक है तो हमें कोई पंगा नहीं लेना, क्योंकि ये शर्त भी हमेशा क्या होती है? वार्षिक ही होती है, दी हुई शर्त सामान्यतया। जब कभी भी अर्धवार्षिक दे दे, देखो हमें इसके अकॉर्डिंग रखना होता है। अगर शर्त वार्षिक है, ये भी वार्षिक है, तो सब स्थितियां सामान्य है। अगर ये वार्षिक है और ये अर्धवार्षिक है तो हम इसको दुगुना करके वार्षिक बना लेंगे। यानी कि आधे साल की दर अगर 10% है तो पूरे साल की दर है, क्योंकि गणना साल में कितनी बार होनी है? एक ही बार होनी है, तो किस दर से होगी? 20% से कैलकुलेट होगी। अब वो बातें याद मत रखना, स्टेप बाय स्टेप समझना बात को। हम लोग 8वीं 9वीं के विद्यार्थी नहीं रहे हैं। कौन सी बातें याद रखें? दर अर्धवार, शर्त अर्धवार्षिक हो तो दर को आधा और समय को दुगुना कर देते हैं। वो बातें याद नहीं रखनी, कंसेप्ट को समझना है। शर्त वार्षिक होने का मतलब है साल में गणना एक ही बार होनी है। और अगर ये वार्षिक है, इसका मतलब इसकी साल की दर 10% है। और अगर ये अर्धवार्षिक दे दे, इसका मतलब क्या है? आधे साल की दर 10% है, लेकिन गणना तो साल में एक ही बार होनी है, वार्षिक है। तो हमें इस दर को किस में कन्वर्ट करना होगा? वार्षिक कन्वर्ट करना होगा। तो बताओ, आधे साल की दर 10% है तो पूरे साल की दर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ जी, इसको देख के चेंज करना है। अब हम चलते हैं, हमें ज्ञात क्या करना है? चक्रवृद्धि मिश्र धन पहले ज्ञात होगा। सूत्र क्या था? मूलधन गुणा 1 प्लस दर। तो बताओ क्या लिखेंगे इसको? हमेशा 110 बट्टा सीधा लिख दे, क्योंकि इसने क्या बन जाना है? ज्यादा चाहे तो एक बार लिख ले, 1 प्लस 10 बटा की पावर 3, 10,000 इंटू 110 बटा गुणा इंटू कितनी बार? पावर 3 है तो 3 बार। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 11 को 11 से गुना किया, 121 को 11 से किया, के आगे 0। तो क्या आ गया चक्रवृद्धि मिश्र धन? 13,310। हमें तो क्या चाहिए था? चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए था। तो क्या करें? 13,310 में से माइनस कर देंगे तो 3,310 रुपए क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। दोनों आंसर हमारे पास। इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं अपन लोग। हमने मूलधन ले लिया 20,000, अब दर ले ली हमने 12% और समय ले लिया 2 वर्ष। शर्त ले ली वार्षिक, क्योंकि अभी हम लोग वार्षिक शर्त का ही करेंगे। अगर शर्त दे रखी है तो वार्षिक, और नहीं दे रखी है तो भी वार्षिक ही है। नहीं दी हुई, इसका मतलब साल में गणना एक बार ही करके मान के करनी है अपन लोगों ने। अगर अर्धवार्षिक और त्रैमासिक होगा तो मेंशन करेगा, अपनी मनमर्जी से अर्धवार्षिक और त्रैमासिक नहीं मानना है। दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो हम लोग क्या मान के चलेंगे? वार्षिक। चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्र धन पता करना है। अब थोड़ा शॉर्ट में करेंगे अपन लोग। पहले क्या लिख दे? 20,000 12% दर होने से बटे गुणा बटे 4 0 से 4 0 कट गई। हमें गुणा किसको करना है? 112 को 112 से। तो 12 को 12 से किया, यहां करके देख ले, ज्यादा तनाव आ रहा है तो 12 को 12 से किया, 12 और 12
और एक एकम, यानी कि 125 44। उसको किससे गुना करना है? 2 से। करते हैं जी। 8 8 0 25। हमारा ब्याज कितना, मिश्रधन कितना बन जाएगा? 25,088 रुपए। चक्रवृद्धि मिश्रधन, हमें चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। हम क्या करेंगे? 25,088 में से 20,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 5,088 रुपए। दोनों हमारे पास आ गए भाई। अब हम लोग बात करते हैं इसमें टाइप सेकंड की, कि हमें दूसरे टाइप में किस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। यहां शर्त हमारी पहले से ही क्या रहेगी? दी है तो भी बढ़िया, नहीं है तो वार्षिकी माननी है। हम मूलधन ले लेते हैं 20,000 रुपए। अब हम दर लेते हैं 12/1/2%। यानी कि हमारा जो दूसरा टाइप रहेगा उसमें क्या स्थितियां रहेंगी कि दर जो होगी वो कैसी होगी? या तो बटा में होगी, सही बटा में होगी, और या पॉइंट में होगी। अभी हम लोग क्या ले रहे हैं? बटा वाली ले रहे हैं। और हमने समय ले लिया 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन हमें पता करना है। बहुत सिंपल सी कंडीशंस है। हम इसे ऐसा नहीं रखेंगे, हम इसे किस में बदल लेंगे? 12 दुए 24 और 1 25/2%। चलिएगा भाई, चक्रवृद्धि मिश्रधन मूलधन 20,000 गुणा, अब देखिएगा दर कितनी बनेगी? 1 + 25/2 गुणा की पावर 2। अगली ही लाइन में 20,000 गुना 225 बटे गुणा बटे 200। तो जरा गौर करें, 4 0 से 4 0 कट गई और 1 2 से 1 2 कट गया। यानी कि हमें 225 को 225 से गुना करना है और उसको किससे भाग देना है? 2 से भाग दे देना है। तो देखते हैं कितना आता है गुना। 225 को 225 से गुना किया, देखते हैं यहां करते हैं। 225 को 225 से, 25 को 25 से किया 625 का 25, 50 और 50 100 और 6 106 का 6। फिर हासिल कितनी बच गई? 4 और 1 5, यानी कि 506 25 बटे 2 भाग दीजिएगा। कितने रुपए आ गए?
25,312.5 क्या आ गया? चक्रवृद्धि मिश्र धन। इसमें से कितने घटा दिए जाएं? 20,000 घटा देंगे तो हमारे पास चक्रवृद्धि क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। वो आ जाएगा 5,312.5। इसमें हम लोग एक सवाल और उठा रहे हैं और वो ले रहे हैं अपन लोग 40,000 रुपए लेकर। हम दर ले रहे हैं 6.25%। अब हमने दर किसमें ले ली? एक ही कैटेगरी है दोनों की, चाहे तो बटे में आए चाहे पॉइंट में आए। कहने का मतलब पहली शर्त में तो हमारे द्वारा दर और समय पूरा पूरा लिया गया था। दूसरे टाइप में हमने क्या किया है? दर को या तो बटे में लिया है और या फिर दशमलव में लिया है, पॉइंट्स में लिया है। तीसरे टाइप में हम लोग समय को लिखने वाले हैं अलग अलग, और चौथे टाइप में दर और समय दोनों को करेंगे। तो चलिएगा, अब हम समय कितना ले लेते हैं? 2 वर्ष। शर्त क्या हो जाएगी? वार्षिक। चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्र धन हमें पता करना है। चलते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन की ओर। सबसे पहले इसे सोल्व करें। 625 तो देखिएगा 625 पॉइंट उड़ाया बटा 100, भाग दे लेते हैं। भाग दीजिएगा, कितनी बार जा रहा है? 6 सही 25 बटा 100 या 6 सही 1/4 या 25 बटे 4। यानी कि अगर हमें दशमलव में भी दे रखा है तो हम उसे किस में बदल लेंगे? बट्टा में बदल लेंगे। जैसे 7.5 ही अगर होता तो पॉइंट उड़ाते बटा में कितना लिखते? 10। 75 बटा 10, 15 5 75 और 5 2 10, 15 बटे 2 दर बन जाती है हमारी। क्लियर होगी बात? तो अब हम इसको क्या लिखने वाले हैं देखिएगा। 40,000 इंटू कितने 125 बटे कितनी बार? 2 बार। पूरा कैंसिल। 425 को 425 से गुना करना है। देखिएगा भाई, पच्चीसों के 100 100 200 206 और 16 और 2 18 बटे 4। किसमें आ जाएगा हमारे पास? रुपए में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मिश्र धन। उसमें से कितने घटा देंगे हम लोग? 40,000 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ब्याज मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट।